नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल चंद्र खाती द गुरुजी में। साथियों, आज का ये ब्लॉग एक साक्षात्कार ब्लॉग है। आप सभी जानते हैं कि मैं समय समय पर आप लोगों के सामने कुछ ऐसे चेहरों को लाता हूं जो कि साहित्य के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, सामाजिक सेवा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। और आज मैं ऐसे ही एक शख्स से आपको मिलाना चाहता हूं जिनसे मैं बहुत लंबे समय से परिचित हूं और साथ ही साथ बहुत ज्यादा प्रभावित भी हूं। साथियों, आप हैं श्री निखिलेश उपाध्याय जी। उपाध्याय जी, बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है मेरे चैनल पर। और कैसे हैं? बहुत अच्छा हूँ और अभिभूत भी हूँ। हालांकि आपसे मित्रवत परिचय तो बहुत पहले से है, लेकिन आपका चंद्रा खाती द गुरुजी नाम का जो ब्लॉग है, ये एक बहुत अच्छा ब्लॉग है इस रूप में कि ये शिक्षाप्रद भी है, जानकारी उपलब्ध भी कराता है और ख़ास तौर से हमारी जो पहाड़ की संस्कृति है, संगीत है और समसामयिक विषय है, उस पर आपका ब्लॉग एक बहुत ही जो है जन उपयोगी ब्लॉग मैं कहूँगा। और मुझ जैसे सामान्य व्यक्ति को इस ब्लॉग में स्थान देने का आपने काम किया है, मैं इसके लिए आपका आभारी हूँ। और सभी जो इस ब्लॉग को देख रहे होंगे उन सब लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। उपाध्याय जी, एक साहित्यकार के रूप में मैंने आपका परिचय दिया है। मैं चाहूंगा कि मेरे दर्शकों को आप स्वयं थोड़ा बता दें कि आप किस क्षेत्र से, कहाँ से जुड़े हैं, आपकी शिक्षा दीक्षा कैसी रही है? खाती जी, दरअसल मेरा जो पैतृक भूमि है वो तो रानीखेत के पास सोनी गांव है। अच्छा। लेकिन मेरा जन्म मानीला, तो मेरे पिताजी उस स्कूल से जो आज राजकीय इंटर कॉलेज मानीला के रूप में जाना जाता है, तब जनता हाई स्कूल था, उस विद्यालय से समाज सेवा और जीविकोपार्जन दोनों ही दृष्टि से उस विद्यालय से जुड़े हुए थे। तब वही मानीला क्षेत्र के भैंसखेत नामक गांव में मेरा जन्म हुआ जी। मैं अपने जन्म की तिथि बताऊं उससे पहले जन्म पर होने वाले दो विशेष बातों को आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। मैं जो है अपनी बहन से, जो मेरे पिताजी की पहली संतान थी, उसके बाद उससे 9 वर्ष छोटा था। अच्छा। मेरे पिताजी ने मेरे जन्म की खुशी में मेरी माँ के लिए एक सोने का बड़ा भारी गलोबंद बनाया था, जो पैतृक संपत्ति के रूप में मुझे मिला और जिसे मैंने जो है अपनी बहू को विरासतन के तौर पर पैतृक उपहार के रूप में दिया है। मैं जो है 6 मार्च 1960 का जन्म मेरा हुआ है। तो जहाँ तक साहित्यिक अभिरुचियों की बात है, आप एक साहित्यकार हैं और मूलतः कवि हैं। तो उम्र में कौन सा ऐसा समय था जब आपको लगा कि आप कुछ लिख सकते हैं? मेरे में साहित्यिक अभिरुचि बचपन से ही थी। मैं, अगर आप कहेंगे तो मैं उसे बाद में बताऊंगा भी, 6ठी 7वीं में ही मैं जो है छोटे मोटे दोहे वगैरह लिखने लग गया था। तो उस वक्त लिखा हुआ कोई दोहा हाँ वो है, याद है? हाँ वो है, मेरे दर्शकों को सुना दीजिए। हाँ अब वो अब आप जरा परिस्थितियों पर कीजिए कि उस वक्त मेरा साहित्यिक अनुभव नहीं था, वो होता ही है, और उम्र भी मेरी वही, मैं समझता हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा है एकदम 7वीं या 8वीं की बात है, लेकिन थी। हालांकि आज की परिस्थिति में वो तो निहायत जो है नादानी वाली बातें हो जाएंगी, वो है ना। लेकिन चूंकि सत्य यही है कि मेरी पहली रचनाएं वही हैं, तो मैं उसको आपके सामने जो है उद्धृत करना चाहूंगा। एक बहुत चलता फिरता जो है उन दिनों, या अभी भी हो या ना हो मैं नहीं जानता, लेकिन उन दिनों था कि 2-2 लाइन के जो शेर चलते थे वो, तो एक होता था, 2 लाइनें होती थी कि लिखा है पत्र, लिखा है खून से, शाही न समझना, मरता हूँ तेरी याद में, जिंदा न समझना। ये एक चलता था, ये बहुत चलते थे, ये मेरा है ना। तो इसी को मैंने एक वार्तालाप के क्रम में जो है आगे बनाया था। बहुत लंबा था वो, लेकिन मुझे 2-3 ही याद आ रही हैं। तो इसका रिप्लाई उधर से वो आया था जो मैंने बनाया था कि क्यों लिखते हो पत्र खून से, क्या स्याही नहीं मिलती, क्यों मरते हो मेरी याद में, क्या कोई और नहीं मिलती। तो
उसका जवाब फिर जो है पुरुष की ओर से, या कहो मेरी ओर से कह लो, पुरुष की ओर से ही कहेंगे, क्योंकि ऐसा मेरे साथ कुछ था नहीं, वो तो खाली लिखा था, है ना। तो उसका ऐसा, स्याही को ढूंढूं अगर तो मिल ही जाएगी सनम, मगर तुझसे दूसरी न मिलेगी जन्म जन्म। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। तो बाद के दिनों में मेरी साहित्यिक अभिरुचि जो परवान चढ़ी, उसके लिए मैं आर्य समाज की जो यहाँ रामनगर में लाइब्रेरी है उसको जो है कहूंगा कि उसको श्रेय दूंगा। जो कुछ भी हूँ मैं, जैसा भी हूँ, जो कुछ भी मेरे को जो है टूटा फूटा आता है बोलना या लिखना, उस सब के पीछे हुंडीवाल और जो लाइब्रेरी है उसको मैं श्रेय दूंगा। अच्छा, एक साहित्यकार के रूप में जहां तक मेरी जानकारी है, आपकी पहली रचना घूमता आईना थी। हाँ, मैंने किताब के रूप में जिसमें आपने अपनी रचनाओं को स्थान दिया है समग्र रूप से। तो मेरे ख्याल से वो हिंदी में थी। हाँ। उसके बाद जब आपकी दूसरी पुस्तक आई, किताब आई, वो संभवतः कुमाऊनी में थी। तो हिंदी से आप लोक भाषा की ओर कैसे मुड़ गए अचानक? हिंदी लेखन आपको कोई रुचिकर नहीं लगा, या क्या वजह रही, या आपने हिंदी को छोड़ करके लोक भाषा को चुना? नहीं, ऐसा है, इसके पीछे दो कारण है। मूलतः तो कुमाऊनी के वरिष्ठ साहित्यकार, और मैं कहूँगा कि कुमाऊनी बोली भाषा के प्रखर पहरू श्रद्धेय मथुरादत्त मटपाल जी से मेरा बड़ा पुराना परिचय था। पुराना का मतलब वो मेरे पिताजी से भी परिचित थे, क्योंकि वो भी मानिला के हैं और हम भी मानिला में रहे थे। कर मैं छपने वाली कहा था, मनी जनदर्पण या नवल वगैरह में मेरी रचनाएं वगैरह छपती थी। तो उनको लगा कि ये साहित्यिक अभिरुचि का है। मैं हिंदी में ही लिखता था उसको। तो वो एक दिन मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि तू लेखचा तो सही, तो तू ये हिंदी में क्यों लेख, हिंदी में लिखनी तो बहुत है, तू कुमाऊनी में लेख पगला। अरे कुमाऊनी सार समार करना चाहिए, वो हमें दुर्बल है। तो पहली प्रेरणा तो निश्चित रूप से मुझे मटपाल जी से ही मिली। उसके अलावा जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है, जो अपने अनुभव हैं बचपन के, है ना, उन सब को देख करके मुझे लगा कि मुझे जो है अपनी संस्कृति को और अपने साहित्य के प्रति जुड़ाव रखना चाहिए, और मैंने उस चीज का प्रयास। लेकिन कुमाऊनी बोली भाषा में सवारा सपाड़ा मुझे मेरी माँ ने, मेरी माँ ने कभी मुझसे ही क्या, 37 साल वो रामनगर में रही, लेकिन उसने कभी धारा प्रवाह हिंदी में किसी से बात नहीं करी। और मुझे जो है, मैं उससे कुमाऊनी में ही बोलता था। माँ के लिए भी आपने कभी कुछ लिखा? हाँ, माँ के लिए भी मैंने बहुत सारी कविता, दो चार कविताएं तो अगर 2-4 लाइनें सुना सकें। माँ पर ये मेरी कविता है। दरअसल हमारी जो पीढ़ी है, ये जो है थोड़ा सा जो है अपने माता पिता के प्रति लापरवाह जैसी रहती है, अपने कर्तव्यों के निर्वहन में थोड़ा उदासीनता बरतती है। कविता का शीर्षक है खरखरी। खरखरी और दो प्रकार से हुई। खरखरी का मतलब एक तो खरी खरी कहना, लड़के से कहा जा रहा है, और दूहर ये हुआ कि खुद खरखरी लग रही है, वो माँ के गले में खरखरी लग रही है, और लड़के को है कि लड़के को खरी खरी सुनाई जा रही है। तो आंख बुजड़ो इंजार में वो सबू के चेहरे आंख ताड़बे। आंख बुजड़ो इंजार में वो सबू के चेहरे आंख ताड़बे, मलखन पुराण खाटी में पसरी छे वो जिंदगी धार में। तू मस्त छे अपन औलादे खिलकारों में, सैनिक चचकारों में, खैपी बेरा डकारों में, बीड़ी छुटकारों में। वे दिना चूसने रहिए छत कणी भेट बेर भी काठ में, आप बास के साथ है तू भी गुजा जड़ में निकले लंबसार छे वो बेचार खाट में। तेरे एक छिंकार पर जा खरे जाची रातों की नींद, अब वो खांसने रहे और तक पड़ी रहे नींद। वाह वाह। अब वो खांसने रहे और तक पड़ी रहे नींद। पड़ी रहो माया जाओ तबे तू कोछे यस हो यछो बुढ़िन गाओ। वाह। शायद तेर समझ में बात तबे आए, शायद तेर समझ में बात तबे आए जब यह बुढ़िन गाओ तिहेड़ आए। वाह वाह। और तेर चले मत तिले तेरी चार फेरी जाए। वाह। तब तोले चाले आँख ताड़ ताड़ बेर वही मलखने पुराण खाटी में पसर। वही मलखने पुराण खाटी में पसर। बहुत खूब। मैंने जहां तक आपकी रचनाएं पढ़ी हैं, आपने पहाड़ों को अपना मुख्य विषय बनाया है। पहाड़ की औरत, उसका संघर्ष, पहाड़ का पलायन, पहाड़ के गांव की सूनी बाखलियां,
ये आपकी कविताओं में मैंने मुख्य रूप से देखी। मैं जानना चाहूंगा कि आप इनमें से किस विषय पर अपने आप को ज्यादा सहज महसूस करते हैं, कि जहां से लगता है कि दिल से भाव अपने आप फूट रहे हैं? मतलब आपका कहने का आशय भाषा को लेकर के है या विषय को लेकर, किस विषय में आप ज्यादा सहज महसूस करते हैं? लिखने को तो आपने हर विषय पर लिखा है, लेकिन फिर भी अक्सर जो आपके दिल में उद्गार आते हैं। पहाड़ की महिला, जी चाहे वो मेरी अम्मा के रूप में हो, जी चाहे मेरी बुआ के रूप में हो, जी चाहे मेरी माँ के रूप में हो, जी मैं उस विषय पर ही मुझे जो है अपने आप को बोलना सहज लगता है, क्योंकि मैं उन सब पीड़ाओं को मैंने जो है अपने अनुभवों में देखा भी है। लेकिन मूल रूप से मेरा पहाड़ की महिला ही जो है मेरा कविता का केंद्र बिंदु रहता है। जी। वैसे पिछले कुछ समय से देखने में आ रहा है कि लोगों में, हमारे उत्तराखंड की बात मैं कर रहा हूँ, कि लोक भाषाएं चाहे कुमाऊनी हो, गढ़वाली हो, उसके प्रति मैं रुझान देख रहा हूँ, खासकर गीत संगीत के माध्यम से तो तब भी। तो आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन सी प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए कि लोग कुमाऊनी या गढ़वाली के प्रति ज्यादा आकर्षित हों? ये बहुत ज्वलंत विषय है जी और मैं कहूँगा कि हमारी जो भाषा है, चाहे वो गढ़वाली कुमाऊनी हो, जी हमारी दुध बोली जो भी हो, खास तौर से उत्तराखंड की मेन वही है कुमाऊनी और गढ़वाली, उस पर जो है और कुमाऊनी पर कुछ ज्यादा ही गढ़वाली के मुकाबले बहुत ज्यादा संकट की स्थिति है। ये सही बात है कि हमारे कुमाऊनी में कई पुराना जो है कुमाऊनी साहित्य बहुत समृद्ध है, बहुत कुछ लिखा गया है और बहुत कुछ खोज परख साहित्य भी लिखा गया है ना। और वर्तमान में भी काफी कुछ लिखा जा रहा है और गीत संगीत में तो जैसा आपने कहा वो बहुत कुछ हो भी रहा है, लेकिन और बहुत सारे लोग जो है इतना तक प्रयास कर रहे हैं कि ये संविधान की 8वीं अनुसूची में आए और भाषा का मानकीकरण हो। ये सब सही चल रहा है, लेकिन जो संकट है वो कुछ गहरा दूसरा इस रूप में है कि हम लोग कुमाऊनी बोलने वाले कुमाऊनी में नहीं बोलते हैं। जब बोलने वाले ही नहीं रहेंगे तो जो साहित्य है लिखा हुआ है उसको पढ़ेगा कौन? पढ़ने के लिए बोलना जरूरी है, जब बोलेंगे तभी तो उसको लिखेंगे और लिखे हुए को पढ़ेंगे। तो वर्तमान में स्थिति यह है कि हम जो लोग, मेरे जैसे लोग या आप जैसे लोग जो धारा प्रवाह कुमाऊनी में बोल लेते हैं, वो लोग भी आपस में कुमाऊनी में नहीं बोलते हैं। इस भाषा पर गर्व होना चाहिए और गर्व होना एक अलग विषय है, हमें उसको प्रयोग में लाना चाहिए, बोलना ज्यादा चाहिए और बोला कम जा रहा है। और हमारी नई पीढ़ी तो सीधे सीधे बोल देती है कि हम समझ तो जाते हैं मगर बोल नहीं पाते। उसके लिए वो दोषी नहीं है, बल्कि हम माता पिता या हम जो सब बुजुर्ग लोग हैं वो दोषी हैं, हम उनसे कुमाऊनी में बात नहीं करते। उपाध्याय जी, जहां तक कुमाऊं क्षेत्र की बात मैं करूं तो एक से एक महान साहित्यकार यहाँ रहे हैं, लेकिन अधिकांश ने हिंदी को अपना माध्यम चुना, चाहे वो सुमित्रानंद पंत हो, चाहे मनोहर श्याम जोशी जी हो, चाहे शेखर जोशी हो। हमारे कुमाऊं में अगर नए उनमें देखा जाए तो लक्ष्मण सिंह बिष्ट जी हो। बहुत कम लोगों ने कुमाऊनी लिखा है, लेकिन उसके बावजूद भी कुमाऊनी में बहुत बड़े साहित्यकार हैं। तो कौन सा ऐसा साहित्यकार है, ऐसा कवि है जिससे आप प्रभावित रहे हैं? बहुत सारे लोग हैं, मैं अभी, लेकिन फिलहाल अगर तात्कालिक तौर पर मुझसे पूछा जाए तो मुझे जो है गिरीश तिवारी गिरदा जी ने बहुत प्रभावित किया है। वो एक जनवादी रचनाकार रहे हैं और इसी प्रकार से हीरा सिंह राणा, शेर सिंह अनपढ़ ये भी रहे हैं, लेकिन गिरीश तिवारी गिरदा जो है मेरे को ये लगता है कि वो ज्यादा प्रैक्टिकल कविताएं करा करते जी। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप अपनी लिखी हुई कोई एक कविता, चाहे हिंदी में हो चाहे कुमाऊनी हो, मेरे दर्शकों को सुनाएं, तो कौन सी कविता सुनाना चाहेंगे? कविता का शीर्षक है मुस नीछा मैस छा, यानी कि हिंदी में कहा जाए तो तुम चूहे नहीं इंसान हो। तो फैक्ट्रियों में, ठुल मिलों में, आसमान पूजी बिल्डिंगों में, मीलों तक फैली खेतों में, यह जो चमक दमक छ वो मैं तुम्हें असण पछड़े धमक छ, तुम मेहनती किरसाण छा, किला डरी दबी रो छा, तुम मुस नीछा मैस छा। मेहनत करने हबड़ खान खाने दिन काट्या छा, घर जा छा,
ननाकण पड़ाणे पावणे, सैनिक बात छोड़ने छुड़ाने, चुड़मन रातम लधरा पसरने, सब पीड़ वेदन भूल जाछा। दोहर दिन काम पर नह जाछा, उनर धौसी नड़कक के उपाय नीचा छा। तुम मेहनती किरसाण छा, किले डरी दबी रो छा, तुम मुस नीचा मैस छा। भलसियो कभे एनक आखिन ठड़ी जाओ, आपू कण आफी आंख ताण बेर चाओ। तुमर मेहनत, तुमर किरसाणी धमक, तुमर खोट हाथ कपाउम चमकी रहे। उनर चाल चतुराई झुल छुट देताई कारण उन लधोड़िया पेटन बमकी रहे। मैं तो कनु एनम मुग देख बेर जाओ, उनर धौस नड़का खिलाफ लिहण अपन पूरी हिसाब, इकबटी बेर लड़ जाओ। जदिन तक तुम मुस बनी रला, तबे तक ऊंचे ठुल मैस। तुम मैस बन जाला, ठड़ी जाला, तू हजल निखाली भैंस, तो हजल निखाली भैंस, तो मुस नीचा मैस सा। बहुत बहुत उपाध्याय जी, नई पीढ़ी के लेखक कुमाऊनी या गढ़वाली में लिखे, उनके लिए कोई संदेश देना चाहेंगे आप? तो मेरा यही संदेश है कि अगर आपको लिखने का मन है तो आप जैसा लिखना चाहते हैं वैसा पहले पढ़ें। जी। और अगर अपने समाज के लोगों से जो कुमाऊनी पृष्ठभूमि के लोग हैं और उनमें साहित्यिक अभिरुचि है, तो मेरा उनसे विशेष निवेदन है कि वो जो है कुमाऊनी साहित्य को पढ़ें जी, और कुमाऊनी में बोलें जी। मुझे इस वक्त मसरादत मठपाल जी की एक बात याद आ रही है, वही बात जो है मैं अपने आगे के लोगों से भी कहूँगा। मैं उनको बड़े जो है सामान्य तरीके से कहते थे, अरे पगलो के सेवा करण है रे, तुम अपन घर भीतर अपन शैण और अपन नना लेकर कुमाऊनी में भले जाओ, इतको ले साहित्य सेवा कर देला। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही यह जड़ से बिल्कुल सही बात। तो वैसा ही है। तो नए लोगों के लिए तो संदेश यही है कि वे पढ़ें, लिखें बाद में, पहले पढ़ें और गहराई से पढ़ें। जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना ही अच्छा लिखेंगे। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि आपकी धर्म पत्नी इस संसार में अब नहीं है, तो आपने दुनिया भर के विषयों पर लिखा है, तो कभी उन पर भी कुछ लिखा? अगर लिखा है तो कृपया साझा करें। बहुत भावुक प्रश्न आपने पूछ लिया है जी। दरअसल पति पत्नी का रिश्ता एक ऐसा है जिसमें जब साथ साथ रहते हैं तो सबसे ज्यादा झगड़े उन्हीं के ही होते हैं जी। लेकिन उस बात का पता तब लगता है जब तय वियोग ऐसा बनता है कि दोनों में से एक चला जाता है जी। तो मेरे साथ ऐसा दुर्घटना हुई है। अब मैं इसे ईश्वर का लिखा मान लेता हूँ, क्योंकि संतोष करना ही जो है आगे को जीवन जीने के लिए बहुत जरूरी है। उसके लास्ट समय में वो बैठी हुई थी, वो बीमारी की वजह से लेट नहीं सकती थी, कुर्सी पर ही बैठी हुई उसके प्राणांत हुआ, क्योंकि उसकी तो वो इधर उधर मैं जो है भावुक हो रहा था, थोड़ा कमजोर हो रहा था। तो मैं उसको ये नहीं दिखाना चाहता था कि मैं तेरे बगैर परेशान रहूंगा, मैं रोऊंगा, मैं कैसे जीवन काटूंगा। इस तरीके का जो है रुदन मैं उसके सामने व्यक्त नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैं उसको जाते हुए दुख नहीं देना चाहता था। तो मैं बाहर के कमरे में रसोई की तरफ को चले गया था। तो लास्ट समय पर वो जो है इधर उधर देखती थी। हमारी मेरी बेटी, बड़ी बेटी थी, उसके सामने। उसने कहा, मम्मी क्या देख रही है, क्या देख रही है, पापा को बुलाऊं? पापा पापा उसने कहा। तो मैं इधर आ गया। तो यहीं पर ही की बात है, मैं यहाँ पर वो बैठी हुई थी, मैं उधर से आया तो मेरी और उसकी नजरें मिली, और उसके बाद उसने नजरें, उसकी वो आखिरी थी, उसकी आंखों में आखिरी बार मेरी ही शक्ल थी। उसके बाद उसकी गर्दन लुढ़क गई थी। तो उस स्थिति को जो है मैंने कविता में व्यक्त किया है उस वक्त के उसको, वो उसकी तरफ से वो कविता जो है ऐसा है कि वो कह रही है, लिखी तो मैंने ही है जी, लेकिन ऐसा है कि वो उसकी तरफ से जो है वो समझ है, आप समझ। किला भरमती रचा पगला धीरज धर, मेर अनवार लिबेर यार पीड़ वेदन सब अकारत छे, मेर खोठार घुंघरा बाव सब फूकी गो, हमर या जन्म रिश्त पूरी गो। हम छ जब यह मर हंस उड़ो छी, हम छ जब यह मर हंस उड़ो छी, आँखों बाट त्यार हंस है भेटो छी,
बिन कहिए के गुछी आप यह हंस जथा ले जबले पड़ल त्यार हंसे खणी चाहिए रो तू अपन जिंदगी जीवे हमें बार कर अपन इज्जत टी पर मेरे न थी बे घर बार सौंपे दुहर जन्म लीबे कोई घरे चापेड़ बढ़बे मेरे इंतजार करी मैं बैग बंद त्यार घर ओन तक व्यवली जोन दोबारा घर बसों तेरी चार त्यार घुंघराव बाऊ को मलासुर तकड़ अंगाव खालू प्यार कर दगड़े रोन दोबारा घर बसो बखत को बखत दे पगला बखत को बखत दे थिर चिथर बहुत भावुक कर दिया उपाध्याय जी आपने इस मार्मिक प्रसंग का जिक्र करके। सही का कहूं कि प्रश्न मुझे याद था, लेकिन मुझे लगा कि शायद इस प्रश्न को छोड़ देना चाहिए, लेकिन निश्चित रूप से आप इस विषय पर बात करना चाहते थे इसलिए बात हुई। और इस भावुकता भरे मोड़ पर मैं इस वार्ता को यहीं पर समाप्त करता हूं। और निश्चित रूप से आज की वार्ता मेरे लिए और मेरे दर्शकों के लिए एक बहुत बड़ा शिक्षा कही जा सकती है इस बात को, या अनुभव कहा जा सकता है इस बात को। आपने महत्वपूर्ण समय में से मेरे लिए समय निकाला, मेरे दर्शकों के लिए समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने ब्लॉग में मुझे स्थान दिया और सभी दर्शकों को भी हार्दिक धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।